एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं जो द पुंडित्स का लाइव मॉक 10 हुआ था उसके रीजनिंग के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि आपका जो ऑड वन आउट पेयर आपको सेलेक्ट करना है। इसमें मतलब तीन जो पेयर है वो सेम रिलेशन रख रहे होंगे, एक कोई सा डिफरेंट रिलेशन रख रहा होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द डिफरेंट पेयर। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। ये वाला है। देखो, कभी भी इन प्रकार के सवाल आ जाए, इस प्रकार के सवालों में ना हमेशा आपको स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई के रूप में सोचना होता है। ज्यादातर आपको स्क्वायर क्यूब के आसपास के पैटर्न दिखते हैं, है ना। जैसे कि मैं इसे देखो, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 प्लस 61 है। 14 का स्क्वायर 196। 196 से कितना ज्यादा है ये आपका यहाँ पे हो गया 4, और ये 3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे? 196 प्लस आपका कितना, ओ कितना ज्यादा है, 4 इधर हो गया, 43 ज्यादा। इसके तो मुझे कोई पास में स्क्वायर के लॉजिक यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये देखो, ये जो संख्या है, ये जो आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है, ये सारे के सारे किसी ना किसी के स्क्वायर के नियर है ना। एक बार हम चेक करके देखते हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं करूं 21 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 441। और उसमें क्या प्लस किया गया है? 20। अब देखो, आप अगर 14 प्लस 1 आप 15 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 14 इसमें जोड़ा गया है ना। और अगला देखो, यहाँ पे नंबर क्या है? 12 का स्क्वायर आप करो। 12 नहीं, सॉरी, 12 प्लस 1 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करो, आपको कितना मिलेगा? 169। 169 में ही आप जब आप उसमें 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? आपको कितना 12 जोड़ना है? 12 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? ये आपका 170, 180, 181। 181 होगा। तो यही हमारा डिफरेंट है। नेक्स्ट में हम लॉजिक सेम चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। 16 में +1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 289। और 289 में जब आप 16 जोड़ोगे तो आपको 305 मिलेगा, है ना। 305 मिलेगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या लगा है? इसका पैटर्न नोट डाउन कर लो। पैटर्न क्या लगा है? पैटर्न यहाँ पे लगा है कि आपको जो भी संख्या दे रखी है, मान लो यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है x, तो इधर जो उसका रिलेशन है पैटर्न, वो आपका x+1 का स्क्वायर प्लस x, ये आपका पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न है, इस पैटर्न को नोट डाउन कर लेना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ जाए तो नंबर्स लिख लो सारे, जितने भी आपके लेटर्स दे रखे हैं उनके प्लेस वैल्यूज लिख लो, है ना। प्लेस वैल्यूज लिख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, क्या आपको दे रखा है ना। जैसे W हमारा 23 पे आता है, H हमारा 8 पे आता है, ठीक है, E हमारा 5 पे आता है, और A हमारा 1 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, और हमारा एक्स हमारा 24 पे आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगता दिख रहा है? +4, +4 हुआ है ना। 3 के बाद 26, फिर उसके बाद एक 1, +4, यहाँ +5, +3, +5, +4। काफी रैंडम सा लॉजिक लगता दिख रहा है। एक बार मैं इसे दूसरे वाले में कंफर्म करूंगा, फिर उसके बाद इसका हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, है ना। एफ हमारा 6 पे आता है ना। क्यू हमारा 17 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। और क्या कहते हैं, ये चीज का संबंध किसके साथ है? जो हमारा ये इसका संबंध है ब्लैक के साथ।
तो ब्लैक हमारा क्या आता है? एक चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसे ब्लैक करोगे, यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास लिखने के लिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस चीज को। ब्लैक हमारा 2 पे आता है, और हमारा बी हमारा 2 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, के 11 पे आता है। और फिर उसको क्या लिखा गया है? एफ, फिर क्यू, डी, H8, तो 15। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या जो लग जगह है, फ्लक्स 4 +5 +3 +4 5 +4। तो यहाँ पे क्या है, पहले +4 फिर +5 फिर +3 फिर +5 +4 का लॉजिक लगा है। तो जब भी आप सवाल सॉल्व करो ना, तो आप जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पे या आंसर निकालने पे ध्यान रखो, उतना ही आप ऑप्शंस पे भी ध्यान रखो, क्योंकि लास्ट का सारे अलग है ना? लास्ट से सेकंड अलग, पहला सब में देखो सेम है। तो पहला सब में सेम है, तो मैं पहले ऑप्शन पहले लेटर को चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट पे चेक करूंगा। आर हमारा 18 पे आता है, और फिर उसमें 5 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 23। 23 पे हमारा क्या आता है? डब्ल्यू आता है। अच्छा, डब्ल्यू भी तो सेम है सब में, तो डब्ल्यू को भी चेक करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम में भी आपको यही चीज देखनी है कि आपको ऑप्शंस पे भी नजर रखनी है, डब्ल्यू को भी चेक करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट पे चेक करो। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? +3 ई में +3 करोगे आपको क्या मिलेगा? एच। एच जो हमारा 8 नंबर पे आता है, तो एच वाला हमारा आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कि चौथे में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? एच दे रखा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और आगे चीजें। यहाँ पे क्या है? अगली चीज होगी +5। ए में +5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? एफ। और एस में क्या है? +4। एस 19 पे आता है, +4 करोगे आपको क्या मिलेगा? डब्ल्यू। जो HFW इस ऑप्शन में दे रखा था, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या है कि ऑप्शंस पे भी नजर रखना कि कौन सा अलग है, जो सेम है उसे चेक मत करके टाइम वेस्ट करना। देखो, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस लिखे हैं, पर जिसमें जरूरत नहीं है उसमें मैंने केवल एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, जिसमें जरूरत है उसमें मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन किसी को अगर इंग्लिश में सॉल्व करना है तो यहाँ से कर लो, नहीं तो अगर हिंदी में करना है तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्या होगा आंसर। चलो देखते हैं। महिला श्रमिकों में से कितनी छात्राएं हैं? मतलब क्या आपको बताना है, महिला श्रमिकों में से कितनी छात्राएं हैं? तो महिला को कौन दिखाता है? व्रत जो है आपका, जो सर्कल है वो आपका छात्रों को, स्टूडेंट्स को प्रतिनिधित्व करता है। जो आपका सर्कल है वो किसको दिखाता है? स्टूडेंट्स को दिखाता है। मैं इसका थोड़ा मीडियम साइज ले लिया जाए। हाँ, स्टूडेंट्स को दिखाता है। पेंटागन आपको क्या दिखाता है? महिलाओं को दिखाता है, वुमेन्स को दिखाता है। ये जो पेंटागन है वो आपका किसको? वुमेन्स को दिखाता है, वुमेन्स को दिखाता है। और क्या कहते हैं, उसके अलावा कौन सा है हमारा, जो हमारा वर्ग है, जो हम आपका वर्ग है, स्क्वायर है, वो आपको किसको दिखाता है? श्रमिकों को दिखाता है, मतलब वर्कर्स को दिखाता है ना? वर्कर्स को दिखाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है? महिला श्रमिकों में से कितने छात्र हैं? महिला श्रमिकों में से कितने छात्र हैं? तो जिसमें तीनों चीजें कॉमन हो, देखो, महिला भी हो, वुमेन भी हो, और आपकी छात्र भी हो, है ना? छात्र भी हो, और क्या कहते हैं, वर्कर्स भी हो, है ना? एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में चेक कर लिया जाए। हाउ मेनी वुमेन वर्कर्स आर स्टूडेंट? हाँ, कितनी वुमेन वर्कर्स छात्राएं हैं? तो जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हमारा क्या दिख रहा है? 15। मतलब आपका क्या है, वुमेन भी हो, वर्कर्स भी हो, और आपका क्या हो, स्टूडेंट भी हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ना? कि जब आप इसे अनफोल्ड करोगे तो कैसा दिखेगा? तो ये देखो, ऊपर को फोल्ड होगा तो ये मिरर इमेज दिखेगी, कहीं ना कहीं ये चीज यूं दिखेगी, है ना? ये जो आपका सिंबल यूं करके बन रखा है, ये यूं करके दिखेगा। और जो ये वाला है, जो ये वाला है, ये तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना? इस प्रकार के सवाल में आप ऑप्शन एलिमिनेट किया करो। जैसे कि ये देखो, ये आपका क्या मिरर इमेज सब बन रहा है, पूरा सेम सेम, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये देखो अलग बन रखा है, ये भी अलग हो रखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बचा हुआ हमारा पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको क्या है, इस प्रकार के उसमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक, आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने को बोलेगा। दूसरा, आपको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोलेगा।
दूसरा आपको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोलेगा, तो आपको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑप्शन देखो सारे 5 से चालू हैं, तो मतलब हम समझते हैं पहले 5 आएगा। तो पहले 5 पे क्या आपको दे रखा है? स्ट्रीट। स्ट्रीट दे रखा है। अच्छा, स्ट्रीट से बड़ा क्या होता है? स्ट्रीट के बाद क्या आता है? स्ट्रीट के बाद हमारा आता है क्या? विलेज। विलेज 6 नंबर पे होगा, तो हमारा 5 6 वाला हमारा आंसर होगा, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? ब्लॉक 1 होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट। फिर हमारा आता है प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब प्रांत। फिर हमारा क्या आता है? फिर हमारी कंट्री आती है। तो ये धीरे धीरे क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए में है ना। पहले सबसे छोटी जगह, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़ा। तो 5 6 1 3 2 4, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। जो संबंध आपका नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको से है, वही संबंध साउथ अमेरिका के किसके साथ होगा? देखो, आपको क्या है, जीके भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एसएससी वगैरह या किसी भी आप एग्जाम के लिए अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, तो रीजनिंग क्या है, हर सब्जेक्ट को टच करता है। आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स भी टच करेगा, और कुछ क्या आपकी जीके की जनरल नॉलेज भी टच करेगा। जैसे कि देखो, ये मैक्सिको जो आपका जगह है, ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है ना। तो वैसे ही आपका क्या है, जैसे मैक्सिको आपका नॉर्थ अमेरिका में है, वैसे ही साउथ अमेरिका में आपको कौन सी जगह है? साउथ अमेरिका में आपका ब्राजील पड़ता है। ठीक है, साउथ अमेरिका में आपका ब्राजील पड़ता है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज के क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते चलना है ना। जितना ऑप्शन एलिमिनेट करोगे उतना जल्दी होगा आंसर। देखो 7 उल्टा है, इसलिए एलिमिनेट कर दिया। यहाँ देखो, के को एज इट इज लिख दिया, के वाई उल्टा आएगा ना, तो के को एज इट इज लिख दिया, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। टी है, टी को इसमें देखो आगे पीछे कर दिया, है ना, सेकंड नंबर पे तो टी आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन नंबर ए हमारा, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये आपका इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, और ये आपका हिंदी वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सॉल्व कर लेना। बाकी मैं आपको एक बार सॉल्व करके इसे दिखा देता हूँ, है ना। आपसे क्या बोला गया है? डब्ल्यू का पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डब्ल्यू का, हाँ, डब्ल्यू का पी से क्या संबंध है वो आपको बताना है। ठीक है, तो डब्ल्यू का पी से संबंध आपको बताना है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आपको कोड में सारी दे रखी है इंफॉर्मेशन, कौन किसका क्या लगता है। चलो, डब्ल्यू मल्टीप्लाई वी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? वाइफ। तो डब्ल्यू जो है, वी की क्या है? पत्नी है। डब्ल्यू क्या है? वी की पत्नी है। फॉरवर्ड कोडिंग। देखो, जब भी आप फैमिली ट्री बनाओ, तो जगह अगर कपल है तो कपल के बीच में ऐसा डबल चिन्ह लगा दो, डबल सिंबल लगा दो। डबल बॉन्डिंग है ना, वैसे भी हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग थोड़ी डबल होती है, इसलिए डबल रिलेशन के लिए हम ये, कपल के रिलेशन के लिए हम डबल चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, वी हैश टैग टी का मतलब क्या है? वी टी का पुत्र है। वी जो है टी का पुत्र है। वी जो है टी का पुत्र है। टी आर का, टी आर का क्या है? टी माइनस आर का मतलब क्या है? टी आर का भाई है। टी आर का भाई है ना। प्लस लगा दो, देखो मेल है तो आप प्लस लगा के चलो ऊपर, और फीमेल है तो माइनस लगा के चलो। ठीक है, इससे आपको पता रहेगा कि वो मेल है कि फीमेल है ना। अब क्या है? आर प्लस पी का मतलब क्या है? आर पी की माँ है। जो आर है, पी की माँ है, पी की माँ है। तो आपसे पूछा क्या गया है? डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है? तो डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है? पति के पिता की बहन। पति के, पति के, इसका तो कोई पति ही नहीं है ना। अच्छा, हाँ, पति के पिता की बहन की बेटी। आपसे पूछे डब्ल्यू पी से किस प्रकार से संबंधित है ना। तो डब्ल्यू तो भाई यही है। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू के पति, अच्छा ये तो पी का संबंध है ना, उल्टा हो रहा है। नहीं, ये नहीं है। आपको क्या बताना है? डब्ल्यू का पी से संबंध बताना है, ना कि पी का डब्ल्यू से, है ना। तो डब्ल्यू का पी से संबंध क्या होगा? माँ के भाई के बेटे की पत्नी है ना। आपको क्या होगा कि जो पी है, पी कौन है? पी के माँ के भाई के बेटे की पत्नी है, और डब्ल्यू, तो आपका डब्ल्यू का पी से ये संबंध हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू का पी से ये संबंध होगा, माँ के भाई के बेटे की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलॉग का क्वेश्चन दे रखा है।
ठीक है, हिंदी वाले यहाँ सॉल्व कर लेंगे, इंग्लिश से यहाँ सॉल्व कर लेंगे। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसी बच्चे को ये दिक्कत ना आए कि आपने हिंदी में कराया इंग्लिश में नहीं कराया। ये सभी बच्चों के लिए, जो हिंदी में सॉल्व करना चाहता है हिंदी में सॉल्व कर सकता है, इंग्लिश में सॉल्व करना चाहता है इंग्लिश में कर सकता है ना। चलो देखते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। नो फोटो इज एल्बम, नो फोटो इज एल्बम, एल्बम, नो फोटो इज एल्बम। एल्बम और फोटो के बीच में नो का रिलेशन है। ऑल एल्बम्स आर फ्रेम्स, ऑल एल्बम्स आर फ्रेम्स, ऑल एल्बम्स आर फ्रेम्स। सम फ्रेम्स आर पोर्ट्रेट्स, सम फ्रेम्स आर, सम फ्रेम्स आर पोर्ट्रेट्स, सम फ्रेम्स आर पोर्ट्रेट्स। बन गया हमारा डायग्राम। अब जरा कंक्लूजन को चेक करो। सम फ्रेम्स आर नॉट फोटो, सम फ्रेम्स आर नॉट फोटो, बिल्कुल सही बात है। क्यों? देखो, जो हमारा ये, जो हमारी ये ए वाला संबंध है, एल्बम का फोटो के साथ क्या है, नो का रिलेशन है। तो ये जो जितनी भी फोटो के, जो हमारी फ्रेम के अंदर जितनी भी एल्बमें आ रही हैं, तो वो तो कभी भी क्या कहते हैं, फोटो नहीं हो सकती, है ना। इसलिए क्या है कि सम फ्रेम्स आर नॉट फोटो, ये हमारा कंक्लूजन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट कंक्लूजन पे आ जाओ। सम फोटोज आर पोर्ट्रेट्स, सम फोटोज आर पोर्ट्रेट्स। देखो, फोटोज और पोर्ट्रेट्स के बीच में तो कोई हमें रिलेशन दिया ही नहीं ना, तो ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो पहला ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये उसी सवाल को हिंदी में, हिंदी वाले में आप बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 10वां। अब यहाँ पे देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में देखो, आप बड़े से भी छोटा, बड़े नंबर से भी छोटा नंबर ला सकते हो, डिवाइड करके भी आ सकता है, पर आप छोटे से बड़ा भी ला सकते हो, है ना। तो चाहे छोटे से बड़ा लेके आना है या बड़े से छोटा लेके आना है, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपको लॉजिक दिख जाए। पर मैं यही प्रेफर करूंगा कि हमारा दिमाग क्या है कि छोटे से बड़ी संख्याओं को लाना हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा सा आसान होता है। इसलिए छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या लाने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है मेरे को, 2 की पावर अगर हम देखो 4 करेंगे, 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 2 है, ये हमारे पास 18 मिल जाएगा। हो गया। सेम हम देखते हैं यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो इतना बड़ा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि हम मैथ जब भी पढ़ते हैं, या किसी को भी आपको पावर्स वगैरह याद होगी, तो आपको ये याद होगा कि 4 की 1 पावर कितनी होती है, 4, 4 की 2 पावर कितनी होती है, 16, 4 की 3 पावर 64, और 4 की 4 पावर 256 होती है, 4 की 4 पावर 256 होती है ना। तो मुझे इसके क्लियर ये यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहा था नजदीक का, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज सोची, है ना। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का भी लॉजिक हो सकता था, क्यूब का भी हो सकता था, पर क्यूब से भी बड़ी संख्या आ रही थी, तो मेरे दिमाग में ये आया, है ना। और यहाँ पे क्या किया गया है, देखो, 4 की पावर 4 आप निकालोगे तो आपको 256 आएगा, प्लस 2 करके जोड़ दिया है, तो आपको क्या मिला है, 258 मिला है। तो इन्होंने जो भी हमारी संख्या दे रखी है, उसकी पावर 4 में आपने 2 जोड़ रखा है। 5 की पावर 4 कितनी होती है, 5 की पावर 4 625, भाई 5 की 2 पावर 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर क्या है, 625 हो गया। या आप ऐसे भी देख सकते हो, 5 की पावर 4, मतलब 5 को आप 4 बार इंटू कर लो तो आपको मिल जाएगा 625। और इसमें आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है, तो 6 to 7, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पैटर्न में बता देता हूँ आपको क्या लगा है। देखो, पैटर्न्स नॉर्मली पूछे जाते रहते हैं, इसलिए पैटर्न्स जो आपको यूनिक लगे या आपको लगे कि आपको थोड़ा टफ लग रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उनको नोट डाउन करते चलना। अगर यहाँ पे एक्स दिया है हमें, एक्स का रिलेशन क्या है, x की पावर 4 प्लस 2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन हमें दिया गया है। चलो सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ गैप कितने का है, 14 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4, 4, 1। अच्छा देखो, आपको ना स्क्वायर और क्यूब इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको नंबर देखते ही समझ में आ जाए ये कौन से नंबर का स्क्वायर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी देखो आपको एक चीज और पता लगेगी। क्योंकि देखो, आपको मैथ में तो क्लियर होता है कि आपको इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, आप कई तरीके से मल्टीप्लाई करके वो करके निकाल लोगे। पर आपको रीजनिंग कहीं भी, जब तक आपको स्क्वायर और क्यूब इतने ढंग से क्लियर नहीं होंगे कि आपको
नंबर्स को देखते ही पता लग जाए किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है, जब तक आप लॉजिक फाइंड करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए स्क्वायर क्यूब 30 तक मिनिमम याद करके ही चलो। ठीक है। देखो मैंने इसलिए भी कहा था क्योंकि ये देखो 44 है, 144 ये 12 का स्क्वायर होता है। ये 100 का डिफरेंस दे रहा है तो ये 10 का स्क्वायर होता है। और अगर हमारा लॉजिक ठीक है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 64 घटा होगा, माइनस हुआ होगा, है ना, सॉरी प्लस हुआ होगा। प्लस हुआ होगा, जो भी हो रहा है प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे 64 प्लस हुआ होगा। जब आप 58 में से आप इसे को जोड़ोगे तो कितना होगा 42। 42 प्लस 22 आपका कितना हो जाएगा 64। देखो यहाँ का इतना डिफरेंस कितना आ गया, 64 का डिफरेंस आ गया। 64 8 का स्क्वायर। तो मुझे सारे चेक करते नहीं चलूंगा, आपको पहले दूसरे में लॉजिक क्लियर हो जाए तो आप गिनते चलना कि 12 का स्क्वायर, ये वाला जो कॉमा है देगा 10 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना 6 का स्क्वायर प्लस होगा। तो 3 से 22 में जब आप 322 में 6 का स्क्वायर 36 जोड़ोगे 36, तो आपको मिलेगा लास्ट में हमारी लास्ट डिजिट 8 आएगी, दो ऑप्शन में दे रखी है, 3 और 2 5, तो 358 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 358। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आपको रीजनिंग के सवालों में या किसी भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे सीयूईटी की कर रहे हो, मैं सभी बच्चों से कहता हूँ अपने की स्क्वायर और क्यूब 30 तक तो मिनिमम याद करके ही चलो। चलो देखो, एक कोड भाषा में पेंट इज ग्रीन को एक्स एक्स आर आर एम एम लिखा जाता है। मतलब ये देखो ये क्या है, चाइनीज कोडिंग या कॉमन कोडिंग का सवाल आ गया। चाइनीज कोडिंग या कॉमन कोडिंग के सवाल में आपको पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे आप देखो आपको फाइंड क्या करना है, वेजिटेबल्स का कोड फाइंड करना है। पहले देखो वेजिटेबल्स कौन से सेंटेंस में दे रखा है, यहाँ दे रखा है देखो। और इसमें एक ही फंडा लगता है, अगर कोई वर्ड कॉमन है या आपका लेटर कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा। तो वेजिटेबल्स आर ग्रीन, इसके कोड क्या है आर आर वी वी और जी जी। ठीक है। तो अब हमारा इन तीनों में से कौन सा होगा, आप देखो। देखो ग्रीन यहाँ पे भी दे रखा है, ग्रीन वहां पे भी दे रखा है, तो इसका कोड क्या होगा, यहाँ पे दोनों में देखो ग्रीन, तो ग्रीन से ग्रीन मतलब आर आर, तो ये तो हमारा ग्रीन का कोड आ गया आर आर वाला, तो ये आंसर होगा नहीं। दूसरा चेक करो, आर आर देखो यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है वी कॉमन है, तो ये वी वाले का किसका आर का कोड होगा, बचा हुआ ई हमारा आंसर होगा, यही वेजिटेबल्स का कोड होगा। फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर। ठीक है, वो तो मैं चीजें आपको समझाने के लिए इतना लिख के चल रहा हूँ, वरना आपको एग्जाम में करना है ना तो सीधे आपको सीधे कोड देखना है, और फिर जो चीजें कॉमन है और जो आपको फाइंड करनी है ना, वो चीजें देखो। और जो चीजें आपको दूसरे में दिख रही है जिसकी आपको जरूरत नहीं है उन्हें आपको मन में ही काटते चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आपका जो सवाल है ये आपका क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, रिपीट सीरीज किसे कहते हैं, है ना, या लेटर सीरीज भी कहते हैं, इसका क्वेश्चन है। इसमें आपको एक लॉजिक दिखेगा जो रिपीट होती है मतलब जो कुछ भी अल्फाबेट्स वगैरह दे रखे हो रिपीट हो रहे होंगे या लेटर्स की सीरीज दे रखी होगी वो आपको देखने को मिल रही होगी। इसमें आपको इस श्रृंखला को पूरा करना है ना। यहाँ पे मिसिंग जगहों पे क्या क्या आपको मिलेगा, इनमें से कौन कौन से जो आपके अल्फाबेट्स है आएंगे वो देखना है। तो इसमें आपको एक तरीका ही अपनाना है, वैसे 90% क्वेश्चन जो है इस तरीके से बन जाते हैं, बाकी के 10% नहीं बनते। तो पहले आप देखो एग्जामिनर क्या है फेवरेट उसका यही है, 90% एग्जाम में मोस्टली वो यही चीज पूछता है इसी पैटर्न में। तो आपको पहले इसको ट्राई करना है फिर दूसरे तरीके पे सोचने पे जाना है। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, फैक्टर करने वाले तरीके पे, है ना। पहले आप इन सबको लिखो, आर ब्लैंक एम ई क्यू ब्लैंक फिर क्यू फिर एफ फिर टी फिर ब्लैंक फिर ओ फिर ब्लैंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो या तो 4 और 3 इसके फैक्टर होते हैं, या तो 4 4 के पेयर होंगे या तो 3 3 के पेयर होंगे। पहले बड़े वाले चेक कर लेते हैं क्योंकि बड़े वाले नंबर के जल्दी देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4, यहाँ मार दो 1 2 3 4, 4 के बाद सीरीज रिपीट हो रही होगी, है ना। चलो चेक करके देखते हैं। देखो मैंने जो सीरीज बनाई है उसके हिसाब से मुझे यहाँ टी दिखा है, T20 पे होता है, आर दिखा है R18 पे होता है। तो मैं श्योर हूं कि यहाँ पे जो सेकंड में आएगा लेटर वो आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा, क्योंकि 19 का तो कि ये क्या है कि सीरीज में रिपीट भी कर रहा है और +1 भी लेके चल रहा है, +1, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या एस मिलेगा, तो सेकंड नंबर पे आपको एस मिलेगा।
सारी ऑप्शन कट गए। ये आंसर है आपका। चलो फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ देखो आपको क्यू है, यहाँ फिर सेकंड नंबर पे क्या है, गायब है। और अगर हमारा आंसर ये है तो मैं एक बार पुट करके देखता हूं, यहाँ पी है, यहाँ अगर मैं पी लिख दिया, और क्या कहते हैं, मैं इसको पहले बैक कर लूं, थोड़ा कलर चेंज किया जाए। हाँ, देखो यहाँ अगर ऑप्शन में पी है, और यहाँ पे क्या है हमारा एस है, जो हमने एस लेके चले, और यहाँ पे अगर एन है, और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे जी है, तो सीरीज देखते चलो, क्या सीरीज बनी, आर में +1 करोगे एस, एस है यहाँ पे, देखो। फिर एस में +1 करोगे तो आपको टी, टी है, बिल्कुल सही सीरीज हो रही है। पी में +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यू, 17। क्यू में +1 करोगे तो आर, आर 18 पे मिल गया भाई। एम में +1 करोगे एन, एन में प्लस करोगे 1 करोगे ओ। तो सीरीज रिपीट ही हो रही है, बस क्या है कि आपको +1 +1 करते हुए चल रहा है। तो ब्लैंक के स्थान पे यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करने के लिए ये सारे अक्षर आ जाएगा, PSNRG आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ना। इसमें चलो करते चले। देखो, पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, श्रीपद ने कहा, श्रीपद ने क्या कहा कि वह मेरे, वह जो लड़की है जो भी है यहाँ पे वह है, ठीक है, एक बच्ची है, जो भी बच्ची है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, श्रीपद के पिता, श्रीपद के पिता की माँ, माँ की इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी, की बड़ी बेटी, की बड़ी बेटी, की बड़ी बेटी की बेटी है, की बड़ी बेटी की बेटी है ना। भाई देखो क्या है, वह मेरे पिता, श्रीपद के पिता की माँ की बेटी, है ना, इकलौती बेटी, क्योंकि भाई इसकी तो भाई क्या होगी, बुआ होगी, कि बेटी की बड़ी बेटी की बेटी है ना। अब देखो आपसे सवाल क्या पूछा गया, हमने ट्री तो बना लिया, फैमिली ट्री। बच्ची की माँ, मतलब ये जो भी बच्ची है इसकी माँ ये होगी, बच्ची की माँ श्रीपद से किस तरह का संबंधित है, भाई श्रीपद के क्या है, पापा की बहन की बेटी है, तो कौन होगी, कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर होगी। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई बच्ची अगर पूछा जाता तो उसकी होती क्या है, भांजी लगती, तो भी, है ना, जो भी लगती, भांजी लगती, बेटी लगती, जो भी लगती, है ना, चाची लगेगी नहीं, भाभी लगेगी नहीं, तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इस आंसर को आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। 64 इज रिलेटेड टू 25, 169 इज रिलेटेड टू 100। मैंने आपको पहले भी बोला, कई बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आपको स्क्वायर और क्यूब इतने अच्छे से याद हों कि देखते ही पता लग जाए कौन सी डिजिट या कौन सा नंबर किस संख्या का स्क्वायर है या क्यूब है, तो आपका आंसर आ जाएगा। वो अब आपको लॉजिक क्लियर दिख रहा होगा, है ना। क्या लॉजिक है, जो भी संख्या है उसका आप रूट करोगे, है ना, जो भी आपको यहाँ पे पहले नंबर पे संख्या देके उसका रूट करोगे, फिर -3 कर दोगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 64 है, इसका रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर उसका क्या है, क्या कर दोगे, -3 कर दोगे तो आपको 5 मिलेगा, और 5 का फिर स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। तो यही आपका लॉजिक है। तो 441, 441 का रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 21, 21 का स्क्वायर तो होता है 441, और इसमें आप -3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 18। अब 18 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 324। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, सेट का है, आपको सिमिलर सेट फाइंड करना है। अच्छा, डायरेक्शन ये पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना, इसमें बस यही कहा गया है कि आपको, अगर आपको 1 3 दे रखा है, 13 दे रखा है, तो आपको 13 में ही लॉजिक फाइंड करना है, ना कि उसे 1 और 3 में ब्रेक करके। ठीक है, तो चलो अब आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो 45 है, 45 है। अब 45 को मैं अगर क्या करूंगा, मैं 45 को क्या है, 90 से करूंगा प्लस, है ना। अगर मान लो मैं 45 को क्या करूंगा, मैं इसे 90 से किस तरीके से आ सकता है, देखो, कहीं ना कहीं 45 का दुगना ही है 90, 32 का दुगना है 64, तो जो आंसर होगा उसमें भी यहाँ पे हमारा दुगना होगा। क्या होगा, 43 से कितना होगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 86, नहीं है, काट दो। 60 का दुगना, नहीं है, काट दो।
ये 46 कर दूंगा 93 नहीं है, ये काट दो। इसी चीज से हमारा आंसर आ गया भाई। देखो, मुझे पूरा लॉजिक देखना भी नहीं पड़ा, मुझे पूरा लॉजिक चेक भी करना नहीं पड़ा। अब ये ऊपर कैसे स्क्रॉल होगा, ऊपर कैसे स्क्रॉल होगा, पता नहीं। तो देखो, क्या है कि मुझे पूरा लॉजिक फाइंड भी नहीं करना पड़ा, मैंने देखा यहाँ इंटू टू, यहाँ इंटू टू, तो ये हमारा आंसर होगा, ए इंटू टू, है ना। और क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको 45 को 9 से मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ देखो 32 का जब आप करोगे तो ये कितना है, 90। हाँ, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो ये क्या है, मैं आपको और एक बार क्लियर लिख देता हूँ, मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ। देखो, इस सेट में ये लॉजिक लगा है कि इधर इंटू टू किया गया है और इधर इंटू 9 किया गया है। इधर इंटू टू है और इधर इंटू 9 है। यही आपका आंसर है। तो मैं केवल इंटू टू से ही आंसर निकाल पा रहा था, क्योंकि ये इसका इंटू टू टाइम्स नहीं है, ये इसका इंटू टू टाइम्स नहीं है, ये इसका इंटू टू टाइम्स नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। और आपको जब पता था इधर ये 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपका आंसर भी 9 का मल्टीपल होगा। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सेम सेट हमें फाइंड करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो, ये आपका क्या है, सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। ये आपकी क्या है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो, पहली डार्क लाइन है, फिर एक छोटी लाइन नीचे है, डार्क लाइन, फिर दो छोटी नीचे लाइन, तो मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, अगले में पांच लाइन होंगी, और ऊपर में इन लाइन होगी। पांच लाइन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। ऑप्शन एलिमिनेट करके एक सेकंड में आंसर आ रहा था। ऊपर लाइन नीचे पांच लाइन गिन लेना आंसर। अब देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बच्चे हमेशा बच्चों का दिमाग ऐसे ही सेट होता है कि कोशिश करते हैं इधर ही से आंसर लाने की जल्दी। यार यहाँ तो वन दे रखा है ना, तो दिक्कत होगी, सीधे में आंसर कैसे ले जाओगे। तो कभी भी आप कहना ऐसा आ जाए, अगर पहले में ही स्पेस दे दे तो आप इधर से चेक करने की कोशिश करो, है ना। और सारे अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैंने बोला है, पेपर जल्दी करना है और सही करना है, तो सारी रीजनिंग में बेस्ट स्कोर, फुल स्कोर करने के लिए सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको दिमाग में रटी होनी चाहिए, इतनी तेजी से रटी होनी चाहिए कि आपको लिखना ना पड़े, आपको सीधे एस नहीं 19 दिखे, ओ नहीं 15 दिखे। जैसे मुझे ये 19 दिख रहा है, तो 19 माइनस फोर 15, ये 11 है, क्या 11 पे आता है -4, तो यहाँ पे क्या होगा, -4 जब आपका होगा तो G7 पे आएगा ऑप्शन नंबर, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। सेकंड लेटर चेक करूंगा, लास्ट तो चेक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर मैं इसमें फंस जाऊंगा, ये दोनों सेम है, बीच वाला समय सेम है, इसलिए सेकंड लेटर चेक करो। P16 पे आता है, R18 पे आता है +2, R18 T20 पे आता है +2, T20 पे आता है तो +2 करोगे 22, और 22 पे आपका V आता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, जीवीपी वाला, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। न्यूक्लियर के क्या है, यदि न्यूक्लियर में दिए गए अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब क्या है कि न्यूक्लियर के आपके सारे लेटर्स को आपको लिखना है, और ये न्यूक्लियर के नॉर्मल प्लेस वैल्यूज को भी लिखना है, और फिर आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। कितने जो लेटर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो सेम रहेगी, वो आपको बताना है। ऐसा सवाल आ जाए, डायरेक्ट आप क्या है, प्लेस वैल्यू लिखना है इनकी। ठीक है, कई बच्चे क्या है, ऐसी दिमाग में सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें कई बार गलती होने के भी चांस होते हैं, और थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है ना, कि प्रेशर में आप गलती कर देते हो। यहाँ तो हो सकता है कभी कभी ना हो, लेकिन प्रेशर में गलती हो जाती है। इसलिए मैं कहूंगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फटाक से इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिख दो। ऐसे क्या है, आपको अरेंज करने में भी आसानी होगी, और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अब देखो, अरेंज करो, 1, 3, 5, 5, फिर उसके बाद 12, फिर 12 के बाद कितना आ रहा है, 12 के बाद हमारा क्या है, 1, 3, 5, 12, 14, फिर उसके बाद 18, फिर 21, 21। ये सेम है नहीं है, ये सेम है नहीं है, ये सेम है नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, एक ही सेम है प्लेस वैल्यू, मतलब सेम रही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी। तो ऑप्शन नंबर वन, इसका एक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या है, इंटरचेंज करना है, इसमें तो आपको सिंपल है, सबको ही पता होगा। सीधे सवाल लिखो और इंटरचेंज करो, आपका आंसर निकालो। अच्छा, इसमें भी ना, मैं आपको बताऊं एक बात,
मैंने प्रीवियस ईयर के काफी पेपर्स को एनालिसिस किया है, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये तो छोटी छोटी वैल्यूज दी हैं यहाँ पे ये मॉक टेस्ट में, तो आपको आसान है। ठीक है, आसान है फाइंड करने में। लेकिन कई बार क्या है ना, आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देता है, फिर बच्चे क्या उसमें घिस रहे हैं, लगे पड़े हैं, दम लगा रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। यार पूरा आंसर आपको निकालने की जरूरत क्या है? आपने लास्ट डिजिट को कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या मैथ में? है ना, लास्ट डिजिट पढ़ा है, डिजिटल सम पढ़ा है, उसे लगाओ। आपका आंसर जल्दी निकालो भाई। आपको जल्दी थोड़ी है ना मजदूरी करके पूरा आंसर निकालना है। आपको इंस्पेक्टर बनना है या एएसओ बनना है, कुछ भी मतलब ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर लेवल का दिमाग लगाओ। शॉर्ट में करो चीजें, है ना। इस सवाल को क्या है, -6 करके चाहे तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो लास्ट डिजिट से कर लो। भाई कितना होगा, 3 × 3 आएगा, और 4 3 + 7, 7 में से 1 जाएगा, कितना, 7 में 6 जाएगा, 1, लास्ट डिजिट 1 आएगी, 61 हमारा राइट आंसर है। किसी बच्चे को पूरा कैलकुलेट करना तो वो कर सकता है, पर मैं इस चीज को मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर पेपर में एग्जाम में देखा है मैंने, अभी सीजीएल के जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी कुछ कुछ जगहों पे ना सवाल तो इजी है, पर क्या बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देगा। बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देगा तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो वहां पे ऐसे लास्ट डिजिट और डिजिटल सम जैसी चीजों का यूज करो। रीजनिंग में भी जरूरी नहीं कि मैथ ही में लगाओ। सर हमने सीख तो रखा है पर हम केवल मैथ में लगाते हैं, रीजनिंग में भी लगाओ। ठीक है, तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। देखो, ये क्या, ये टी टच हो रही है, ये इसमें नहीं हो रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें टच नहीं हो रही है, आंसर नहीं होगा। बचे ये दोनों। ये चीज देखो, ये यूं थोड़ा जाके ऐसे सीधे हो रही है, लेकिन इसने क्या ज्यादा ही फैला दिया, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ये वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, सेम सेट फाइंड करना है। सेम सेट फाइंड मेरे को डायरेक्ट देख के पता लग रहा है क्या, ये इसका 2.5 गुना है। मतलब 5/2 से जब आप इसे इंटू करोगे या 2.5 गुना करोगे तो आपको 35 मिलेगा, है ना। और उसी चीज में आपको इसको जब आप इंटू करोगे, 35 दूनी 70 और +1, तो आपको 71 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका लॉजिक क्या लगा है, जो भी आपकी संख्या दे रखी है उसको यहाँ पे क्या है 2.5 गुना से इंटू कर दिया है, तो हमें दूसरी संख्या मिली है जो कि 35 आई है। फिर उसे ×2 से इंटू करके +1 कर दिया है, हमें 71 मिला है। तो यही आपका देख लो कौन से में होगा। 18 दूनी 36 और आधा उसका 9, 45, 45 दूनी 90 फिर +1। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, इसमें आपको डिफरेंट बताना है। 3 ऑप्शन सिमिलर होंगे और चौथा ऑप्शन अलग होगा, तो आपको डिफरेंट फाइंड करना है। इसमें आपको देखते ही क्या है कि इनकी प्लेस वैल्यूज याद होंगी, तो आप क्वेश्चन बिना लिखे मन मन में भी सॉल्व कर पाओगे, नजरों नजरों में। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आप आंसर फाइंड कर सको। ठीक है, चलो सॉल्व करने की से कोशिश करते हैं। देखो, ई हमारा 5 पे आता है, A1 पे आता है, I9 पे आता है, 24 पे हमारा एक्स आता है, आर हमारा 18 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, और हमारा M13 पे आता है, T20 पे आता है, D4 पे आता है, 10 पे हमारा जे आता है, और हमारा 16 पे हमारा पी आता है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है। देखो, मुझे +4, +4, +2, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। +6, -4, -18, -5। अच्छा अच्छा, हाँ। देखो, इस सवाल में देखो क्या है, नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये देखो पुंडित्स वाले हैं, इन्होंने क्या है कि ये तरीके तरीके के लॉजिक लगाते रहते हैं अलग ही, है ना। वैसे एग्जामिनर जल्दी क्या है, नॉर्मली नंबर्स वगैरह में इस तरीके में +1 +2 +-3 करके ही लॉजिक देता है, पर इसमें देखो मेरे को एक चीज अलग दिखी। देखने को आपको जो चीज देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, जो डिफरेंट मुझे दिखा, क्या दिखा है, जो इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो, फर्स्ट लेटर आपका जो है वो ऑड प्लेस पे आता है, लास्ट लेटर ऑड प्लेस पे आता है ना। फर्स्ट लेटर आपका इवन प्लेस पे आता है, लास्ट लेटर इवन प्लेस पे आता है। फर्स्ट लेटर इवन प्लेस वैल्यू है उसकी
और आपकी लास्ट लेटर की इवन प्लेस वैल्यू है। फर्स्ट लेटर की इवन प्लेस वैल्यू है और लास्ट लेटर की भी आपकी इवन प्लेस वैल्यू है। केवल एक ही आपको ऐसा दिख रहा है पेयर जिसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर ऐसा दे रखा है जिसकी ऑड प्लेस वैल्यू होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? देखो, फर्स्ट और लास्ट लेटर इन सभी ऑप्शंस के जो भी आपको लेटर दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू सबकी इवन है, लेकिन इसी का जो फर्स्ट और लास्ट लेटर दिया है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ऑड है। तो यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा और आपको डिफरेंट ही फाइंड करना था। तो पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर में ऑप्शन एलिमिनेट करो। ये चीज कहीं दिख रही है? नहीं। ये नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही। ये आंसर हो जाएगा। ये भाई गोला सा मुझे दिख रहा है ना डायरेक्ट, तो ये आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? इस प्रकार के एक सवाल जब भी आ जाए ना, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? पहले आप डिवाइड को सेट करो, फिर मल्टीप्लाई को सेट करो, फिर प्लस या माइनस जो है उनमें से आप चेक करो पहले, लेकिन आप डिवाइड से चालू करना। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइड अगर सेट होगा, डिवाइड आपका गलत जगह पे आ रहा है तो ऑप्शन के जो आंसर है आपके फ्रैक्शन में आएंगे या आपके पॉइंटों में आएंगे, लेकिन पॉइंट में यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है। तो आपकी जो डिवाइड जहां पे भी सेट होगा वो आपका क्या है? उन दो संख्याओं में से ऊपर वाली संख्या को जिससे भी डिवाइड होना है वो डिवाइड होगी, और अगर नहीं होगी तो ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो जाएगा। जो चीज मैं आपकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, इसमें आपको सेकंड नंबर पे आपको डिवाइड दे रखा है। अच्छा, 6 भी करूंगा इंटू, और अपॉन में 10 है और अपॉन में 55 है। 55 में आता है 5 इंटू 11। चलो 5 तो यहाँ 2 कट जाएगा, लेकिन 11 कैसे कटेगा? जब 11 कटेगा नहीं तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में आएगी या पॉइंटों में आएगी, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। लास्ट से सेकंड में जब आप 55 को इससे 162 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं, तो ये आपका ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आपका यहाँ देखो, इन्होंने पहले पे सेट कर दिया। 6 को आप 10 से डिवाइड कर लोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, तो ये आपका बचा हुआ डी आंसर होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए। आपके लिए मैं एक बार सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, वरना आपको एग्जाम में यही अप्रोच रखनी है, ऐसी आपको आंसर निकालना है कॉमन सेंस से, ताकि आपको ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े और कम से कम टाइम में एक्यूरेट और राइट आंसर आ सके। ठीक है। 9 वन जा 9, 9 8 जा 72, 18, और फिर 6 दाम 60। 60 में से जब आप कितना 55 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 5। और 18 और 5 कितना होता है? 23, 23। 23 हमारा दे रखा है, तो हमें निकालने को इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। सॉल्व करने की जरूरत क्या है यार, जब सारे हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सब में डिवाइड गलत जगह पे लग रखा है, तो हमारा आंसर हमारा यही होगा ना, बचा हुआ ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर था। तो ये था हमारा द पुंडित्स के लाइव मॉक का बेस्ट एग्जाम अप्रोच वाला सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं मैं और जल्दी सॉल्व कराऊं चीजों को, और बेहतर तरीके से और फास्ट कराऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप जिन सवाल के सॉल्यूशंस चाहते हैं मेरे से, या आपको डाउट आ रहा है, वो आप मेरे को टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं। मैं आपका सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू सॉल्व करवा दूंगा। और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ यार। देख तो बहुत लोग लेते हैं वीडियो, पर सब्सक्राइब जल्दी नहीं करते हैं ना। तो सब्सक्राइब करो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और ऐसी ही रीजनिंग के बेस्ट कंटेंट के लिए, चाहे फिर सीयूईटी एग्जाम के लिए हो, चाहे एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए हो, आप जुड़े रहिए। आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा जनरल टेस्ट का, सीयूईटी के लिए और एसएससी वगैरह के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का बेस्ट कंटेंट एग्जाम अप्रोच के साथ। और मैं आपको सारी ट्रिक्स, सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, है ना? बिल्कुल कम से कम मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।